जय हिंद। तो हो सके तो जितना से ज़्यादा आप खुद को शांत रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रखोगे ना खुद को, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। जो दुनिया की जो उल-जलूल की जो बातें हैं ना, फलाना बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, अरे भैया वो नरेटी तक खा करके बैठी हुई रहती है और आपको कहती है कि नहीं, और तुम हो भाई कि उसको खिलाने के फेर में रहते हो। एक मैसेज के इंतजार में रहते हो, एक मैसेज के लिए पता ना 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करते हो, और वो कहीं और भी मैसेज मैसेज खेल लेती है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कहीं और भी खेल लेती है। तुम्हें तो लगता हो कि हमारी वाली हमारी है। जब तक तुम समझोगे तब तक काफी देर हो चुका होगा। फिर क्या करोगे? धोखेबाज ही कहोगे ना। वो तो अपना जिंदगी सेटल कर लेगी, रह जाओगे आप वैसे ही। तो इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, वरना लोग तो बर्बाद हो ही रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। आपके पास में कोई पिंड है, उसके बाद में दोगुना कर दिया जाता है तो वेग को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बस इस चीज को सबसे पहले आप जानते हैं। एक होता है कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो कहिए कि हाफ एम बी स्क्वायर, इसको आप गतिज ऊर्जा बोलते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो एम जी एच। आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हाइट बढ़ेगा, देखिएगा स्थितिज ऊर्जा लिखे हमने, अगर हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? कि बढ़ेगा, ठीक है। और ये किनेटिक एनर्जी, अगर हम वेग बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। लेकिन दोनों में से पता है आपको क्या होता है? एक और होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो यानी पोटेंशियल एनर्जी और ये किनेटिक एनर्जी दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको टर्न करना चाहता है, ट्विस्ट करना चाहता है, तो पता है क्या कर सकता है? कि कौन जो होता है, कौन सा एनर्जी है जो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है? तो ऑलवेज पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन होता है? तो यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी जो है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कौन सा है? तो यह है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा जो होता है हमेशा आपको धनात्मक देखने को मिला, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है कि सबको पता है कि इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। वो चीज हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ट्विस्ट क्या किया है। क्या बोला गया है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पिंड के द्रव्यमान को क्या कर रहा है? तो पिंड के द्रव्यमान को दोगुना करने के लिए बोला है। तो पिंड के द्रव्यमान को हम दोगुना कर देते हैं। तो चलिए दोगुना कर दे रहे हैं। तो 1/2 तो पहले से है ही, ठीक है, 1/2 तो पहले से ही है, तो 2 अब हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वेग को आधा कर दिया है, तो वेग को यानी v/2 और स्क्वायर कर दिया, चलिए ठीक है। और 1/2 2m और v²/4 हो जाएगा? तो कहे कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और 1/2 एम v² 2/4 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए। और 1/2 mv² का फॉर्मूला बराबर क्या होता है? किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आप किनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। चलिए अगर डैश हमने ले लिया, किनेटिक एनर्जी डैश, अब तो समझ में आ गया। अब बटा 1/2, तो आप खुद बताइएगा कि किनेटिक एनर्जी का ये क्या हो गया? आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल ये आधा तो हो गया है। तो इस चीज को इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा, एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अच्छे तरीके से आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। आगे क्या बोला गया है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होती है। अच्छा, जो विद्युत मोटर जो आपके पास में होता है वो कौन से ऊर्जा से कौन से ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो एक होता है डायनेमो, ठीक है, पहले चीजों को समझते हुए बढ़िएगा। डायनेमो तो सबको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो भैया ये यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये तो हमारी आपको गली मोहल्ले के लड़के भी बता देंगे, जो जनरल कंपटीशन में कुछ समय आए हैं वो भी बता देंगे, उनको भी पता रहता है। और अगर बात करते हैं ये विद्युत मोटर की, अगर बात करते हैं तो ये विद्युत मोटर किसको में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो बदलता है ये विद्युत ऊर्जा को, याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को किसमें? तो कहिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ये उल्टा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया? चलिए, डायनेमो की अगर बात करते हैं तो डायनेमो एसी भी होता है और डायनेमो डीसी भी होता है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या पूछा गया था कि रूपांतरित होती है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो आपको यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि जब कोई बल, यानी F बराबर मेरे पास में दिया गया है कि F मेरे पास में कितना है? तो कहिए कि F जो दिया गया है ये कितना है? तो कहिए कि 0.6 है।
तो एफ हमने लिया 0.6 ले लिया। द्रव्यमान के पिंड में कितना है, तो त्वरण कितना दिया है, तो ए बराबर 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछा है कि बल, सॉरी ये द्रव्यमान है, ये मास है, ये मास दिया हुआ है। जब कोई बल 0.6 किग्रा है, ठीक है, पूछा क्या है, तो एफ पूछा है। एफ बराबर आपको पता है कि एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है, पढ़े हैं नहीं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान पुट कर दीजिए। ए का मान कितना हो जाएगा 0.08, अब बटा में कितना हो जाएगा 100 वही बटा में 10, तो 8 कितना हो जाएगा 48, के गो सुनना है, 2 गो 1 3 गो, यानी कितना आंसर हो गया था 0.048 ऑप्शन नंबर एक आपको देखने को मिलेगा। हमें सिर्फ यही क्वेश्चन को बना करके आगे बढ़ने का मेन पर्पस मेरा ये बिल्कुल नहीं रहता। हमें बस पर्पस यही है कि आपको और भी जो चीजें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि आपको रिवीजन भी हो जाए एग्जाम में, पता नहीं कैसे, तो वो आप एग्जामिनर के तो आप दामाद है नहीं कि वो आपको बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, उसको तो लतिया करके भगाना है। अब वो किसी तरह से लतिया के भगा दे, समझ गए, खातिरदारी होती है ससुराल में दामाद का ही होता है, ठीक है। तो चलिए, कब तक, जब तक फूफा आप नहीं बने हैं, नहीं तो दो एक का समझिए कि एक आध 2 साल तक ही, तीसरा साल में तो दामाद जी घुमा पे साल थी हाल हुआ पूरी घुमा खत्म हो गए है, तो समझिए कितना इज्जत हो जाएगा इससे। चलिए आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या, जब हम किसके बारे में आ गया, बल के बारे में आ गया, तो बल के बारे में अगर बात करते हैं तो एक होता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम की अगर बात करते हैं, फर्स्ट लॉ की अगर बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु यानी एकदम बैठल है, थेथर की तरह है, तो वो थेथरी की तरह रहना चाहता है, पढ़ रहा है तो पढ़बे करेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे। जिसमें आप बतियाते हैं ना फनवा करके, हाँ बाबू 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, जब तक कि कोई बाहर उनकी मम्मी वगैरह नहीं आ जाते, हाँ 5 बज गया, तो वो समझिए कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, समझ गए। बाहरी व्यक्ति को आकर के आपको प्रेस कर देना कि भैया बस हो गया, अब रहने दीजिए, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, समझ गए। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही नियम को क्या हम लोग बोलते हैं, जड़त्व का नियम, इसे ही क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे आपको कौन से नाम से जानते हैं, गैलीलियो का नियम। तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गैलीलियो का नियम न्यूटन के केवें नियम को कहते हैं, तो भैया प्रथम नियम को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ये सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं, तो सेकंड लॉ कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपको न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। किसमें, तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर मतलब समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम। इससे आपको सेकंड नियम से क्या होता है कि F बराबर एम ए, यानी बल का जो व्यंजक यानी बल का जो सूत्र प्राप्त होता है, जिससे हम लोग बल निकालें, अभी यहाँ पे ये बला F बराबर एम ए निकालें, तो ये हमें किससे मिल रहा है, तो देख रहे हैं ना, F बराबर एम ए आपको यहाँ से मिल रहा है, समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत है, समझ में आ गया। अब थर्ड लॉ तो सबको पता है, थर्ड लॉ कोई नहीं बोलता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये सबको पता रहता है, तो इसके बारे में क्या पता है, ये वाले लोग ज्यादा बोलते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, तो इसलिए हमने बता दिया, तीनों को तीनों कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग, तो संवेग यानी P बराबर एम भी, अरे संवेग बराबर जानते ना है, संवेग बराबर क्या होता है, तो क्या कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग होता है, तो वही चीज तो हमने लिखा है, द्रव्यमान गुना वेग। हमें पूछा क्या है, वेग को आधा कर दिया है, एम को उसी रखा और वेग को कितना कर दे है, कर दिया ना, वेग को आधा, तो P एम भी की जगह हम P लिख सकते हैं अब बटा 2, तो आप वेग कितना हो गया, आधा हो गया कि नहीं, यानी 1/2 गुना ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा संवेग की अगर हम मात्रा की अगर बात करते हैं, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा किलोग्राम तो लिख सकते हैं, अब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रा का आपको क्या देखने को मिल गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि बालकों के 2 समूह पर रस्सी पर विपरीत, जैसे मान लीजिए कि ये आप है, ठीक है, ठीक है, चलिए 2 गो समूह, 2 गो बालक है और ये आपकी वाली है, ठीक है, समझ गए ना, ये आपकी वाली है एकदम पूरा, ये आपकी वाली है और ये आप है, ठीक है।
अब ये आपकी वाली है और ये रस्सी दोनों आप लिए हुए हैं, अब ये दोनों मिल करके इसको इधर खींच रहे हैं और आप इधर खींच रहे हैं। तो 10 न्यूटन का बल इधर भी ये लगा रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर भी ये लगा रही है, ठीक है। दोनों अब दूसरे की तरफ खींचा खींची में लगे हुए हैं, खेलते हैं ना पार्क में जाकर के, उसी तरह से वाली खेल रहे हैं। अब बताइएगा 10 न्यूटन इधर ये लगा रहा है, 10 न्यूटन ये लगा रहा है, तो क्या रिजल्टेंट क्या होगा? क्या कोई कहीं भी इधर से उधर घसक पाएगा? तो कहिए कि ना भैया ना। अच्छा, तो हम जानते हैं कि आप उनको खींच लीजिएगा, लेकिन अब बात है इज्जत की सवाल है कि इनका बेइज्जती ना हो जाए पार्क में, तो इसीलिए 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। अगर आप पूरा लगा दीजिएगा तो खींच ही लीजिएगा। तो अब खुद बताइएगा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो कहिए कि रिजल्टेंट तो आपको 0 हो जाएगा ना, एकदम 10 के 10 से रहेगा, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ज्यादा लगाने के कसम दे दिया गया है कि 10 से ज्यादा नहीं लगाइएगा ना, तो नहीं 10 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल है, एफ आपके पास में दिया गया है। एफ कितना है भाई? तो एफ कहिएगा कि आपके पास में 30 न्यूटन है। एफ आपके पास में कितना न्यूटन है? तो 30 न्यूटन है। 5 किग्रा का द्रव्यमान है, एम बराबर कितना है? तो कहिए कि 5 केजी का द्रव्यमान है। कितना सेकंड है? तो कहिए कि 2 सेकंड तक कार्य करता है। ए निकालना है, ए बराबर क्या होता है? तो वाट। तो अभी तो हम बता रहे हैं आपको, अभी हम क्या बता रहे हैं, तो आप जानते हैं अभी हमने पूछा है कि त्वरण पूछा है, तो एफ बराबर अभी हमने बोला है एम ए, बताया है एफ बराबर एम ए। तो एम की जगह कितना, एफ की जगह 30 हमने रख दिया, एम कितना है? 5 है, और ए कितना है? यही तो निकालने के लिए बोला है। ए टी आपको फाजुल में दिए हुए 5 6 30, तो ए बराबर कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा। तो चीजों को अगर आप सही तरीके से आप पढ़िएगा नहीं तो आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एकदम थोड़ा सा आप सीरियस होकर के रहिए जब तक आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने घड़ी भी नहीं यार पतिया लेते हैं, थोड़ा सा मैसेज तो आया है कर लेते हैं, तो समझ जाइए। आगे क्या बोला गया है, अगले पे चलते हैं। क्या बोला है? किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लिया जाए। देखिएगा हमने कई बार बताया है कि जैसे मैं पहले हम बता देते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहले हम चीजों को पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आपसे सोल्व करवाते हैं क्वेश्चन। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते इसका ये होगा ये आगे बढ़ो, इसका ये होगा आगे बढ़ो, कुछ फायदा नहीं होने जाना है। 10,000 क्वेश्चन भी आप बना लोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। नाम होगा सिर्फ कि हमने 15,000 क्वेश्चन बना लिया है। कितना? तो शून्य बटा सन्नाटा पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो समझ करके चलिए, आप खुद देख रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं लिया है, सब पूछे हुए क्वेश्चन हमने आपके पास में उठाया है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे या तो हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो ऊपर चढ़े या नीचे आएंगे, जी का मान हमेशा क्या होगा? घटेगा, ठीक है। अगर यही बात करते हैं ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा भैया, ठीक है। तो ध्रुव यहाँ भी है। अगर यही विषुवत रेखा पर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? तो कहिए कि जी का मान घटेगा। या जी बराबर एक फार्मूला भी जानते हैं कि जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो जी क्या होगा? घटेगा। ध्रुव पर जा रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रहा है? घट रहा है। तो त्रिज्या घट रहा है तो त्रिज्या यहाँ से जो निकालते हैं ना त्रिज्या, तो त्रिज्या जब घट रहा है तो जी का मान, तो त्रिज्या जब घटेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर जाएंगे फिर भी घटेगा, नीचे जाएंगे फिर भी घटेगा। अब कोई आदमी कह रहा है कि यहाँ से इसको ध्रुव पर लेके जाया जा रहा था, यानी किसके करीब जा रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहा है विषुवत रेखा से, ध्रुव की ओर जा रहे हैं। तो ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? जी का मान क्या होता है भैया? खुद देखिए कहाँ जा रहा है। वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, तो ध्रुव उसका भार के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर ले जाया जाएगा, तो ध्रुवों की ओर ले जाएगा तो जी का मान क्या होगा? तो कहिए जी का मान तो भैया बढ़ेगा ना। आप क्या बात कर रहे हैं? तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो कहिए कि जी का मान बढ़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। और भार बराबर जानते हैं ना, W बराबर mgh, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है। अब देखिए W बराबर आप जानवे करते हैं या mg लगा लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं m है, m तो कांस्टेंट है, ठीक है। m कांस्टेंट है, अभी यहाँ पे क्योंकि दिया गया है हम बस सिर्फ चर्चा करते हैं। अब देखिएगा यानी g और जो है w है, यानी ये w भार है, ठीक है। ये वर्क मत समझ जाइएगा, ये g है
ठीक है, कलम चेंज करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये जी है और ये डब्लू है, एक दूसरे के समानुपाती है कि नहीं? कहिए कि हाँ हाँ समानुपाती तो है। अगर हम जी का मान बढ़ाएंगे तो क्या ये भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कहिए कि हाँ भार तो बढ़ेगा। और यही वाला तो बतिया आप वहां जानते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए वहां भार भी कम जाता है। क्या द्रव्यमान कमता है? नहीं भैया, द्रव्यमान नहीं। अरे जी क्या है? तो ये पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इतना के गुरुत्वाकर्षण के पावर से, यानी इतना के पावर से ये खींचती है। तो ऊपर जाएंगे ना तो यानी ध्रुव पर जाएंगे, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर जाएंगे तो जी यानी बढ़ जाएगा, यानी पृथ्वी ज्यादा कस के खींचती है तो भार यहाँ पे अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ध्रुव पर जाने पर भार ज्यादा हो जाएगा। ऐसे द्रव्यमान ज्यादा नहीं होगा, भार ज्यादा होगा। अब समझ में आ गया? तो कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ गए? चलिए, क्योंकि ये जी बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा तो भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। तो इस वाला से आप निकाल सकते हैं। चलिए, आइए क्या बोला गया है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल। तो आवृत्ति आप जानते हैं कि यानी ये आवर्तकाल है, और आवृत्ति का क्या होता है? वन बाई एन के क्या होता है? आपको समानुपाती, यानी आवृत्ति, ये है आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? इसको आवृत्ति बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल बोलते हैं। यानी आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध है वो कैसा है? तो कहे कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। देखिएगा, अगर ये आवृत्ति बढ़ाएंगे, आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा। आवृत्ति को हम लोग बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पूछा है गुणनफल कर दीजिए, तो टी एन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एन। तो गुणनफल करने पर कितना आ रहा है? एन आ रहा है। यही चीज मैं तो पूछा था घुमा फिरा के, आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। समझ गए? यानी आवर्तकाल और किसका? आवृत्ति का गुणनफल कर दिया, गुणनफल कर दिए, कितना आया? एक आया आंसर। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला गया है कि दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि दाब कौन सी राशि है। अगर हम बात करते हैं ये दाब की, तो ये दाब पता है कौन सी मात्रक है, कौन सी राशि है? तो ये अदिश राशि है। तो एक का बात कर रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। तो आपको हम पूछ देते हैं कि प्रतिबल कौन सा राशि है। आपको बल दिखाई पड़ रहा होगा, लग रहा है कि सब हल्का पूछ रहे हैं, तो हल्का ना है। ठीक है, तो प्रतिबल भी कौन सा राशि है? तो ये अदिश राशि है। समझ में आ गया? बल देखेंगे लास्ट में, एकदम कई लोग को एकदम बर्दाश्त नहीं ले था, इतना हल्का क्वेश्चन आया। बल कौन सी राशि है? सदिश है, लेकिन प्रतिबल जो है अदिश राशि है। ठीक है, चलिए, हमें पूछा क्या है कि दाब का मात्रक। तो दाब बराबर आप जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटा क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, और क्या? क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। आंसर कौन सा है? 2 हो जाएगा। रटिएगा बिल्कुल नहीं, अगर रटिएगा तो कहां तक पहुंचिएगा? क्या बैसाखी के सहारे रेस जीते जाते हैं? तो रट करके कहां तक जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन बनाइएगा, हालत खराब हो जाएगा रट करके। ठीक है ना? आपके पास में जब रहेगा ना तकनीक, तो कहीं आप सोल्व कर लीजिएगा। हमें आपको और बताना है, क्या बताना है भैया? तो हमें आपको और क्या बता देते इसमें, इसमें क्या बता दे? चलिए देख लीजिए, कुछ और बता देते हैं। तो अगर बात करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? ये 10 के पावर 5 डाइन होता है। और ये डाइन जो है ना, ये डाइन मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। तो कैसा मात्रक है? तो सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है? तो ये बल का सीजीएस मात्रक आपको क्या मिलेगा? डाइन होगा। अगर हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम में आपको 9.8 न्यूटन देखने को मिलता है। समझ में गया? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो एक होता है चालक, ठीक है, और एक क्या होता है? अर्धचालक। ठीक है, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी जो होगा ना, यहाँ पे प्रतिरोध लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध लिख लेते हैं, अच्छा से कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखिएगा बात कर रहे हैं किसका? ताप बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला?
यहाँ पे हमने क्या लिख लेते हैं, प्रतिरोध लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई धातु है, ठीक है, अगर धातु है तो उसको आपने गर्म कर दिया, यानी ताप बढ़ा दिया, 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो चालक का प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ा दिया। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या उससे धारा ज्यादा बहेगी, तो कहिए कि भैया ये प्रतिरोध तो रुकावट होता है, यानी रोकने लगा ज्यादा तो धारा कम बहेगा ना। और जस्ट इसका उल्टा होता है किसमें, अर्धचालक में। ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। यानी अर्धचालक में क्या हो, जैसे मान लीजिए कि ये सिलिकॉन है, ठीक है, अब इसका ताप जब हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रतिरोध घट जाएगा तो समझिए कि चालकता क्या हो जाएगी, तो कहिए कि जो चालकता होगा वो बढ़ जाएगा। बस समझ में आ गया। तो यही चीज को तो पूछा गया था कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से, तो अर्धचालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध पूछा है, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर देखते हैं क्या बोला गया कि डायनमो। तो अभी हमने चर्चा किया, सबसे पहले आपको बताना है कि ये डायनमो किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो डायनमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपको ये काम करता है। कौन, तो ये डायनमो। और डायनमो जो होते हैं ना, एसी प्रकार के भी होते हैं और डीसी प्रकार के भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये एसी का खोज किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने किया था। कौन, किसने किया था, तो निकोला टेस्ला जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही एसी का खोज किया था। एसी मतलब समझते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा। और अगर हम बात करते हैं डीसी करंट का, तो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में एसी का सप्लाई कितना है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी हम लोग के घर में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज तक की क्या होती है, सप्लाई होती है बिजली में, बिजली। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे आ गया, अगर हम बात करते हैं, जो आप देखते हैं शादी ब्याह में भुकवा लगा हुआ रहता है ना, झुकुर झाकर जो रहता है ना, तो वो झुकुर झाकर जो रहता है जुड़ा हुआ रहता है, तो सजादा वगैरह नहीं है, तो वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो वो जो रहता है क्रम में, जो भुकुर भाकर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, चलिए ना भुकुर भाकर लिख देते हैं। नहीं नहीं, अरे का उसको बोलते हैं, झालर लिख देते हैं। ठीक है, ये झालर की अगर हम बात करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, भुक भुकी बॉल जो उसको बोलते हैं, झालर की अगर बात करते हैं तो वो कौन से क्रम में रहता है, तो श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग के अगर घर में बॉल है, पंखा है जुड़ा हुआ है, तो वो कौन से क्रम में है, यानी घर की अगर बात करते हैं, घर में कोई बिजली जुड़ा हुआ है तो वो कौन से क्रम में होते हैं, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। आगे क्या बोला गया है कि एक विसर्जन नली, एक पर आपके पास में एक नली है और विसर्जन नली है, कितना है, n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान में कितने रेखाएं उत्सर्जित होती है। देखिएगा इस तरफ के जो क्वेश्चन आते ना हैं, अगर ना बने ना तो इसको सबसे पहले एकदम क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे ना कि यार पता ना कहाँ से पूछ दिया, तो वो जानबूझ के दिए जाते हैं। और ये वाले जो हो गए ना 99.9999% नहीं बना के आएंगे, इससे सिलेक्शन नहीं रुकता है। आप भी बनाइएगा अंथाइए, वो बनाइएगा अंथाइए, लक लक काम किया कि किसी को सही हो गया, किसी को गलत हो गया, अगर अंथाइए मारता है तो इस तरह के क्वेश्चन अगर ना बन रहे हैं एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम में वैसा दिया जाता है जानबूझ करके। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको छोड़ने में ही भलाई है आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना है। तो इसका अगर फार्मूला क्या होता है कि n इंटू n माइनस 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं n यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4 है, 4 में से गया 3 और बटा में 2, तो 2 से 2 यानी 3 दूनी के 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दीजिए तो ज्यादा ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में कहाँ से उठा करके डाल देता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कुछ लड़के बोलते हैं नहीं, कुछ का 10 क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा अल्टर रहेगा, पता नहीं चल पाएगा, आपको भी कहाँ से दे दिया तो वो रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहीं तक वीडियो था। देखिए भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा, मेरा मेहनत आपको दिखता होगा, पढ़ाने का तरीका ठीक लगता होगा, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा ना समझिए कि चैनल छोटा है तो हम आपको कंटेंट नहीं दे रहे हैं या आपको अच्छे से नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा जस्ट क्या होता है कि थोड़ा सा विश्वास लोग कम करते हैं जब चैनल छोटा रहता है। तो आप देख सकते हैं मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बता सकते हैं। कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगा तो हम बिल्कुल कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बाकी तो आप ही बता सकते हैं कि सेशन कैसा था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो उनके पास में शेयर भी कर दीजिएगा अगर कोई होंगे तो, ठीक है। और उनसे थोड़ा सा आप क्या कीजिए, एग्जाम में आप थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा कम बातचीत होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर हम टाइम नहीं देंगे, आप ही को खाना खिलाने में रह जाएंगे तो एग्जाम में क्या टाइम देंगे, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा कीजिए कि थोड़ा सा कम बातचीत होगा, बाकी लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना के साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।